स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। तारीख थी 28 जून 2009। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पार्टी शुरू होने को थी। यूनिवर्सिटी के एक हिस्से में रंगीन गुब्बारे लगे थे। ग्लास में शैंपेन परोसी जा रही थी, लेकिन कोई मेहमान नहीं आया था। इस पार्टी में मेजबान फिजिक्स के प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग मेहमानों के इंतजार में थे। पीछे लगा बैनर ये इशारा कर रहा था कि आखिर इस पार्टी में किसी की दिलचस्पी क्यों नहीं। बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टाइम ट्रेवलर्स, यानी कि समय के परे यात्रा करने वालों का स्वागत है। हॉकिंग ने किसी को भी अपने प्लान के बारे में जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने न्योता अगले दिन भेजा। उनका संदेशा था, अगर कोई टाइम ट्रेवलर यानी वक्त के परे यात्रा करने वाला शख्स है तो उनसे अतीत यानी बीते हुए कल में आकर मिले। इस पार्टी में किसी का ना आना क्या बताता है? ये कि वास्तविकता में वक्त से परे यात्रा मुमकिन नहीं, या फिर टाइम ट्रेवलर के पास इस पार्टी में आने से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे काम थे। तो इस बार दुनिया जहान में हम यही पड़ताल करेंगे कि क्या टाइम ट्रेवल यानी वक्त के परे सफर मुमकिन है या नहीं। पार्ट 1, टाइम ट्रैवल का इतिहास। You think, well, time travel has to be an ancient idea. Surely there must be Greek myths. आप सोचते होंगे कि टाइम ट्रैवल प्राचीन दौर का आइडिया होगा। इसे लेकर यूनानी मिथक मौजूद होंगे, या फिर शेक्सपियर के नाटकों में समय के परे की गई यात्राओं का जिक्र होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे H.G. वेल्स ने गढ़ा 1895 में अपने पहले उपन्यास द टाइम मशीन में। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं जेम्स ग्लीक। विज्ञान और तकनीक पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। टाइम ट्रेवल के विचार और इसके साथ जुड़े इतिहास को लेकर जेम्स इस कदर हैरान हुए कि उन्होंने एक किताब लिख दी, टाइम ट्रेवल अ हिस्ट्री। टाइम मशीन उपन्यास छपा और धड़ाधड़ बिका। इस आइडिया को दूसरे लोगों ने भी अपने अंदाज में आजमाया। टाइम मशीन ख्वाहिशों को पूरा करने, ऐतिहासिक नायकों से मिलने और गलतियों को दुरुस्त करने जैसी कल्पनाओं का हिस्सा बन गई। हमारे सामने सवाल यही है कि क्या किताबों और फिल्मों में जिस तरह बताया जाता है उसी तरह से समय के परे यात्रा यानी टाइम ट्रेवल मुमकिन है? If you gathered 100 science fiction writers in the room, अगर आप सैकड़ों साइंस फिक्शन यानी विज्ञान की कल्प कथाएं जुटा लें तो मैं गारंटी देता हूं कि वो यही बताएंगे कि ये एक फैंटेसी है। लेकिन शायद ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप इस विचार पर काम कर रहे 100 लोगों से पूछेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो उनमें से ज्यादातर कम से कम इसकी संभावना से इनकार नहीं करेंगे। पार्ट 2, समय की गति। Well, this is how our universe works, but it's so weird compared to anything in science fiction. हमारा ब्रह्मांड किसी भी साइंस फिक्शन के मुकाबले बहुत अनोखा है, अद्भुत। हमारी दूसरी एक्सपर्ट नताशा हर्ले वॉकर हैं। बचपन में उन्होंने जो पढ़ा उसने ही उनके करियर की दिशा तय की। वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की कर्टिन यूनिवर्सिटी में रेडियो एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद हैं। ये साफ है कि घटनाएं एक खास क्रम में होती हैं। वैज्ञानिकों की राय बनने लगी कि वक्त का अपना ही आयाम है। जिसे मापे तो कह सकते हैं कि हम 3D नहीं 4D में हैं। लेकिन इस सोच की अपनी दिक्कत है और इसकी वजह है प्रकाश यानी लाइट। And so, this is just kind of intuitive to us. We think, okay, well, if I'm running along and then हम सहज तौर पर मान लेते हैं कि अगर हम एक जगह खड़े होने की बजाय प्रकाश के साथ साथ दौड़ रहे हैं तो रोशनी कहीं तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। लोग कई दशकों से ये प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें प्रकाश की रफ्तार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो लगता है कि ब्रह्मांड में अजब सी निरंतरता है और वो समय की नहीं बल्कि रफ्तार की है। एक समीकरण शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये साधारण सा समीकरण बता देता है कि समय
कैसे काम करता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक सी रहती है, उस समय भी जब हाथ में टॉर्च थामकर आप दौड़ लगाते हैं। मान लीजिए आप एक घड़ी थामकर स्थिर बैठे हैं, आपके दोस्त साथ में बैठे हैं। But then they start moving and they start going. उसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं और वो बहुत तेज जा रहे हैं और वो प्रकाश की रफ्तार के करीब पहुंच रहे हैं, तो आप उनकी घड़ी में कुछ अजब गजब होता देखते हैं। उनकी घड़ी की रफ्तार सुस्त होती लगती है। आपके दोस्त जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे उतनी ही धीमी रफ्तार से उनकी घड़ी आगे बढ़ेगी, जब तक कि वो प्रकाश की गति हासिल न कर ले। आप जानते हैं कि फोटॉन प्रकाश का कण है और प्रकाश की रफ्तार से आगे बढ़ता है। Its clock is infinitely slow. For a photon, everything that it ever experiences happens. घड़ी बहुत हद तक धीमी हो जाएगी। फोटोन के लिए ऐसा सिर्फ एक बार होता है। वो एक सितारे की सतह से अलग होते हैं और आकाश से गुजरते हुए धरती पर पहुंचते हैं। ये दिमाग को चकरा देता है। नताशा कहती हैं कि सिर्फ चाल ही समय को नहीं मापती, इसके साथ होता है मास, यानी पिंड या द्रव्यमान। ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं, जैसे कि हम ट्रैम्पोलिन पर वजन रख दें। For humans living on Earth, it means very little. हम धरती के इर्द गिर्द सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। जीपीएस सैटेलाइट को देखिए, वो स्मार्टफोन के जरिए पता लगा लेते हैं कि आप धरती पर कहाँ हैं। हमें पता करना होगा कि एक खास वक्त में वो सैटेलाइट कहाँ है। अगर उसकी घड़ी अलग तरह से काम कर रही हो तो ऐसा करना आसान नहीं होता। The speed effect would make them drift by about 7 microseconds a day. रफ्तार का असर हर दिन 7 माइक्रोसेकंड और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हर दिन 45 माइक्रोसेकंड का अंतर ला देगा। ऐसे में हर दूसरे मिनट जीपीएस सैटेलाइट के वक्त को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो सारा नेविगेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वक्त की चाल सबके लिए एक सी नहीं होती। अपने आसपास की दुनिया में हम इसे देख सकते हैं। क्या हम इसका फायदा लेकर भविष्य में जा सकते हैं? Part 3. Fast forward. I don't think I tried to build a time machine. I did try to develop telekinesis. मुझे नहीं लगता कि मैंने टाइम मशीन बनाने की कोशिश की। मैंने टेलीकिनेसिस बनाने की कोशिश की। मुझे लगा कि चीजों को अपनी सोच के मुताबिक चलाना अच्छा होगा, लेकिन पुरजोर कोशिश के बाद भी मैं कामयाब नहीं हो पाई। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर केटी मैक। उन्होंने कम उम्र में ही अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। अभी वो अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। हम एक सवाल पर बात करते हैं कि अगर जीपीएस सैटेलाइट के लिए वक्त की चाल अलग है, तो क्या इंसानों के लिए भी इसकी चाल अलग हो सकती है? उदाहरण के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट धरती से काफी दूरी पर होते हैं। वो बहुत तेज रफ्तार के साथ हमारी परिक्रमा कर रहे होते हैं। क्या उनकी उम्र बढ़ने पर इसका कोई असर होता है? In principle, it does, yes. When you add it all up, their time is moving a little bit more slowly than our time. अगर सैद्धांतिक तौर पर कहें तो हाँ, इसका असर होता है। उनके वक्त की चाल हमारे यहाँ के समय की रफ्तार से धीमी होती है, लेकिन अगर आप स्पेस स्टेशन पर 1 साल के लिए हैं, तो धरती के मुकाबले वहाँ कुछ ही सेकंड्स का फर्क होगा। हमारा लक्ष्य भविष्य में कई साल आगे यात्रा करने का है। ये सेकंड के छोटे हिस्से की बात नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? We're still not at the point where you're going to really make a significant difference in the. फिलहाल हमारे पास जो रॉकेट उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए अभी आप उस स्थिति में नहीं हैं जहां आपके और धरती के वक्त में बड़ा अंतर हो। अगर हम सूरज के अलावा अपने सबसे करीबी तारे तक पहुंचने की कोशिश करें, तो अभी मौजूदा तकनीक की मदद से हमें इसमें 1,00,000 साल लगेंगे। ये बहुत लंबा वक्त है कि आप आएं और अपने दोस्तों को दिखा सकें कि आप उनके मुकाबले उम्र में कम हैं। अगर हम अंतरिक्ष में यात्रा के लिए सुपरफास्ट यंत्र बना सकें, तो भी ये सफर बहुत जोखिम भरा होगा। अगर आप 1,00,000 साल की ऐसी यात्रा शुरू नहीं करना चाहते जहां आपका स्पेसशिप टूटकर बिखर जाए, तो एक और रास्ता है जिससे आप वक्त के आगे यानी भविष्य में जा सकते हैं।
Well, the other option would be to hang out near a very strongly gravitating object. एक और विकल्प ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पिंड के पास रहें जिसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत हो। मसलन आप ब्लैक होल के करीब जाएं, वहां आप कुछ बरस रुकें और फिर वापस आएं, तो उसका भी वही प्रभाव होगा कि आपका वक्त धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले धीमे चलेगा और आप भविष्य में जा सकेंगे। लेकिन इसमें भी जोखिम है। अगर आप ब्लैक होल के पास चले गए तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। चाहे ये कितना भी खतरनाक हो, लेकिन केटी का कहना है कि यही वो रास्ते हैं जिनके जरिए आप समय के परे यात्रा कर सकते हैं और आप सिर्फ आगे ही जा सकते हैं। Somebody has to be moving fast or close to a gravitational field for time. अगर कोई वक्त की चाल बदलना चाहता है तो उसे तेज रफ्तार से चलना होगा और या गुरुत्व क्षेत्र के पास रहना होगा, लेकिन तब भी आप सिर्फ भविष्य में ही यात्रा कर सकते हैं। हमें अतीत में जाने का कोई रास्ता नहीं पता। कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये लगभग नामुमकिन है। आपने कहा नामुमकिन, और यही हमारे आखिरी एक्सपर्ट की चुनौती है। Part 4 Shortcut. I have very strong memories of liking Back to the Future. समय की यात्रा को लेकर मेरी बचपन की ढेरों यादें हैं। डॉक्टर ल्यूक बुचर एडिनबरा यूनिवर्सिटी में भौतिक शास्त्री हैं। डॉक्टर ल्यूक इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या हम अतीत की यात्रा कर सकते हैं। ल्यूक जैसे भौतिक शास्त्री यही जानकारी जुटाने में जुटे हैं कि अगर स्पेस टाइम बदल जाए तो क्या ऐसा करना संभव होगा। उससे चीजें कुछ आसान हो जाएंगी। इसके लिए भौतिक शास्त्री गणित के समीकरण लिखते हैं और अपने सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं। ल्यूक ने इसके लिए वर्म होल का समीकरण बनाया। इसकी पहली कल्पना 1930 के दशक में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने की थी। It's basically a tube of space-time that connects two points. ये मूल रूप से स्पेस टाइम की एक ट्यूब है जो दो सिरों को जोड़ती है। जिन दो सिरों को ये जोड़ती है वो खासे दूर हो सकते हैं, वो अलग वक्त के भी हो सकते हैं। कहा जाए तो ये एक वक्त और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का एक शॉर्टकट है। स्टार ट्रेक जैसे साइंस फिक्शन में वर्म होल का जिक्र कई बार हुआ है, फिर भी हमें इसकी मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसकी वजह भी है। Once you write down the equations and try and solve them, you realize एक बार जब आप समीकरण लिख लेते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं तो एक प्रमुख रुकावट आती है कि वर्म होल हो और वो खुला भी रहे। इस स्पेस टाइम को नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है। मेरी समझ से आसान शब्दों में कहें तो भौतिक शास्त्रियों के लिए नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है वो कम से कम ऊर्जा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अगर ल्यूक ये सब कर सके तब वर्म होल का क्या होगा? तब ये प्रकाश की गति हासिल कर लेगा जिसे पार करना इंसान के बूते में नहीं। इसके जरिए शेक्सपियर से मिलने का मेरा सपना पूरा नहीं होगा। तो फिर हम कहाँ पहुँचते हैं? quantum mechanics tells you that even empty space is still full of. अगर हम अतीत की यात्रा की बात करें, मसलन आप घंटे पीछे जाकर खुद को देखना चाहें तो ये भौतिक शास्त्र में मुमकिन नहीं है, लेकिन गणितीय लिहाज से इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। यानी ये संभावनाशील सवाल है। इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे आधारभूत सवालों से बहुत चीजें हासिल हो सकती हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हम क्वांटम मैकेनिक्स के विचारों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो दिलचस्प सैद्धांतिक सवाल थे। तब उन फायदों के बारे में जानकारी नहीं थी जो आज है। इनमें ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर का आविष्कार शामिल है। सवाल अब भी वही है, क्या टाइम ट्रेवल यानी समय के परे यात्रा मुमकिन है या नहीं? यकीनन ऐसी जादुई मशीनें नहीं हैं कि हम जिनका बटन दबाएं और वो हमें समय के परे ले जाएं। लेकिन भौतिक शास्त्र बताता है कि हम जहां हैं और जिस तरह बढ़ रहे हैं, समय उसके सापेक्ष आगे बढ़ता है। अगर हम जोखिम उठाने को तैयार हैं तो कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसमें वापस लौटना बहुत मुश्किल या कहें तो नामुमकिन है। हमें ये नहीं पता कि क्या कभी ये हो पाएगा, लेकिन टाइम ट्रेवल को लेकर हमने जो जानकारी जुटाई है वो ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को बेहतर करने में मदद कर सकती है। प्रोफेसर हॉकिंग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर कोई टाइम ट्रेवलर हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए 2009 में प्रोफेसर हॉकिंग शैंपेन के साथ इंतजार कर रहे हैं।